हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस बाय सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी। आप सभी को पता है, अब हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़नी ही है, क्योंकि आप लोग को पता चल चुका है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है केवीएस, वो आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसी के आधार पे। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड बात भी की है कि जो हमारे हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन आया था, वो सब आपके जो सिलेबस दिए गए थे हेडमास्टर के लिए, जो सिलेबस था यानी 1 to 5th एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें क्लियर बता दिया गया था कि आप लोग का 1 से 5th तक का जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से पूछा जाएगा, और उसी तरह क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो जो सिलेबस में दिया गया है क्वेश्चन तो उसी से आने हैं, और साथ में हमारा जो एनसीईआरटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आप लोग को बता दिया गया है कि आप लोग के जो क्वेश्चन है केवीएस में वो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही आने हैं। तो अब हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम एक चैप्टर, 2 चैप्टर साथ लेके चलेंगे। यानी एक क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और हम उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, उसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 का आपका आज की क्लास में 2 चैप्टर डिस्कस होगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, एक है पृथ्वी की गति और दूसरा है मानचित्र। ये दोनों बहुत ही छोटा चैप्टर है आप लोग का, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें जानना ज़रूरी है उसे ही हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की गति, आपका चैप्टर 3। तो पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हमारी अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड हुई थी, उसमें आपको अधिकतर जानकारी जो है दे दी गई थी। आज हमारा पृथ्वी का गति है, यानी पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। आप सभी को पता है पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। तो अब जो घूर्णन गति होती है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन क्या कहलाता है? रोटेशन, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये अपने ही अक्ष पे जो है घूम रहा है। पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है, पर समझने के लिए ठीक है, काम चलाने के लिए सही है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे जब पृथ्वी घूमना यानी घूर्णन करता है, उसे घूर्णन आप लोग की कहलाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमता है, जब अपने ही अक्ष पे, ठीक है, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जब घूमता है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। और परिक्रमण गति क्या कहलाती है? जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी अब ये सूर्य है, अब जो इसका चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या कर रही है? जब इसका चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्ष सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्या? पृथ्वी का अक्ष जो है क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो कक्ष सतह से, यानी ये कक्ष सतह पे कितना कोण बनाती है, कितने डिग्री का? तो 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्ष समतल कहते हैं।
ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वो कक्ष समतल। जैसे पूछे कक्ष समतल यानी जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वो होता है कक्ष समतल। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर जो समझने की चीज है वो है आपकी घूर्णन और परिक्रमण गति कितने डिग्री का कोण बनाती है अपने कक्ष सतह से, 66/1/2 डिग्री का। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदीप्त वृत्त। अब ये क्या है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब पे वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो होता है प्रदीप्त वृत्त। कैसे याद रखना है? प्रदीप्त यानी बीच में क्या करता है? बीच में वो अलग करता है, यानी दिन और रात को अलग करता है। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो होता है प्रदीप्त वृत्त। पृथ्वी दिन। अब पृथ्वी दिन क्या होता है? घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, यानी जो घूर्णन का समय काल होता है उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ये जो पृथ्वी दिन होती है, जो घूर्णन का समय काल होता है, ये क्या होता है? पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारे सूर्य देवता है। अब इसकी जो किरण है, इसकी जो रोशनी है कहाँ पड़ रही है? इस पे पड़ रही है। तो क्या हो गया? ये भाग जो है ये डे यानी दिन है, ठीक है। अब ये भाग जो है ये क्या है? इसके पीछे है, तो इधर क्या हो जाएगी? इधर रात होगी। क्लियर है। हम सिर्फ जो हमारे जानने के लिए अभी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए उसे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। बस ऊपर ऊपर से ये सारे जो कुछ जरूरी है जिसे थोड़ा देख लेना ठीक रहेगा, उसे हम देख के बस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रदीप्त वृत्त समझ गए। ग्लोब पे वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। जब भी प्रदीप्त वृत्त आए तो याद रखिएगा दिन और रात को विभाजित करता है। पृथ्वी दिन घूर्णन का जो समय काल होता है, यानी घूर्णन का जो समय काल होता है वो होता है पृथ्वी दिन। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, 21 जून को क्या रहता है? उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, ये जो आप लोग का डेट है इसे याद रखना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें जो है वो क्या होती है? झुका रहता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखे पे सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें झुका होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इस समय क्या होता है? सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। इस अवस्था में क्या होता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन जो है वो बराबर होती है। इसे हमने इसके पहले क्लास में अक्षांश और देशांतर उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था, तो थोड़ा आज भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है। बीच वाला जो है आपका ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आकृतिक वृत्त, और ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव। आइए विषुवत वृत्त के ठीक नीचे मकर रेखा, आकृतिक वृत्त और इधर जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो अब आपका जो भारत है, यानी हमारा जो भारत है वो कहाँ है? वो हमारे कर्क रेखा पे है। ठीक है, ये है हमारा भारत, ठीक है, जो कर्क रेखा पे है। तो सूर्य जो है वो अभी कहाँ है? वो अभी मकर रेखा पे है। मकर रेखा पे यानी हमारे भारत से दूर है, यानी 22 दिसंबर मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ेगी और क्या रहती है? इस समय ठंड रहती है।
क्लियर है? 22 दिसंबर में क्या होता है? ठंड रहता है। अब देखिए, एक रेखा से दूसरे रेखा जाने पे कितने महीने का समय लगता है? आप लोग को बताया गया है इससे पहले की क्लास में कि एक रेखा से दूसरे रेखा पे जाने में 4 मंथ का समय लगता है। ठीक है, कितने मंथ का? 4 मंथ का। अब ये 4 मंथ कैसे हुआ? तो 12 मंथ होता है। और क्या करते हैं हम लोग? 3 लाइन्स। ठीक है, कर्क, विषुवत, मकर रेखा, 3 लाइन से डिवाइड किए 4, यानी 4 मंथ का जो है वो समय हमें लगता है। कैसे? एक रेखा से दूसरे रेखा पे जाने में। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है? 4 मंथ, यानी कि 22 दिसंबर। यहाँ ठंड है, मकर रेखा पे है सूर्य जो है कहाँ है? मकर रेखा पे, यानी कि ठंड है। ठीक है, 22 दिसंबर। अब इसे 4 मंथ लगा, तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अब सूर्य जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कब आएगा? मार्च में। ठीक है, मार्च में आएगा। कितने मार्च को? 21 मार्च को। अब सूर्य यहाँ आ गया। अब फिर इसे जाने में कर्क रेखा पे कितना समय लगेगा? 4 मंथ। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि अब सूर्य कहाँ आ गया? हमारे कर्क रेखा पे, यानी कब आया है? जून में। कितनी जून को? 21 जून को। डेट याद रखना है, 21 जून को। ठीक है, अब हमारा जो सूर्य है वो इन्हीं तीनों रेखा के ऊपर नीचे होता है, यानी सूर्य जो है अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, इसी के बीच जो है सूर्य ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब वापस क्या होगा? सूर्य तो कर्क रेखा पे आ गया, और कर्क रेखा कहाँ है? हमारे भारत में, यानी कर्क रेखा हमारे भारत से होके गुजरती है। तो जब भारत ही कर्क रेखा में है तो क्या होगा? जब सूर्य भी वहां आ गया तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। अब जो उत्तरी गोलार्ध होता है क्या होता है? वो सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, यानी सूर्य कहाँ जाती है? हमारे भारत में कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी है। कब? 21 जून को। अब यहाँ से सूर्य जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि तीनों रेखा के बीच में सूर्य जो है ऊपर नीचे करती है। तो फिर अब यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से सूर्य जो है हमारा नीचे आ गया। कितना समय मंथ लगा? 4 मंथ। तो जून में यहाँ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि सितंबर में फिर जो है सूर्य कहाँ आ गया? विषुवत वृत्त पे आ गया, यानी 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को कहाँ आ गया? विषुवत वृत्त पे आ गया। फिर अब यहाँ से यहाँ आने में से कितना समय लगेगा? फिर 4 मंथ, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर आपका जो सूर्य है वो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब इन चीजों में देखिए, आपके 21 जून को तो कर्क रेखा पे सूर्य है तो गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर अब ऊपर से नीचे आया तो भी 22 दिसंबर में, और जब भी ये दिसंबर पे आता है यानी मकर रेखा पे रहता है सूर्य, तो दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण, यानी 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, यानी अब ये मकर रेखा पे सूर्य जब यहाँ है तो मकर रेखा पे सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही है। लेकिन हमारा जो भारत है वो कहाँ है? वो है कर्क रेखा पे, यानी सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचने में नहीं पहुँचेगी, हल्की पहुँचेगी। ठीक है, तो क्या होगा? ठंड रहेगा। जब सूर्य की किरणें ही नहीं पहुँचेगी, जैसे इस समय में क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें पड़ रही है लेकिन हल्की। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे भारत में ठंड रहेगा। अब इस समय में, यानी यहाँ से विषुवत वृत्त जाने में 4 मंथ लगता है, तो आपके 21 मार्च को पहुँचता है, और फिर ऊपर से यहाँ आने में, विषुवत वृत्त में आने में 23 सितंबर को यहाँ आता है। अब क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब विषुवत वृत्त पे क्या होता है? ये 2 टाइम आ गया 21 मार्च को, ठीक है, और फिर
23 सितंबर को, यानी ये 2 डेट जो है इस समय सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। अब जब ये सूर्य बीच में है तो क्या होता है, कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ना दक्षिणी ना उत्तरी ध्रुव, ठीक है, क्योंकि ये बीच में है। फिर इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होती है। अब जब ये सूर्य ही बीच में आ गए तो क्या हो गया, रात और दिन जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर रात और दिन जो है वो बराबर हो जाता है, यानी रात जितने घंटे की होगी उतने घंटे की दिन होगी, आपकी दोनों बराबर हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। जब रात और दिन दोनों बराबर हो जाती है, कब होती है, आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन जो है बराबर होती है। कहाँ रहता है सूर्य, विषुवत वृत्त पे रहता है, ठीक है, कि कोई भी जो है आपका ध्रुव इसकी ओर झुका नहीं रहता है, क्योंकि ये सूर्य जो है आपका विषुवत वृत्त पे होता है। तो रात दिन बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसे क्या कहा जाता है, उसे विषुव कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, इसे देख लेते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा, चलिए देखते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका बसंत ऋतु होता है। क्लियर है? चलिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका बसंत ऋतु होता है, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च की स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है, यानी कि 21 मार्च में क्या होगा, इसके ठीक विपरीत होती है इसकी स्थिति, ठीक है। क्लियर है? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति जो होता है उसी के कारण पृथ्वी में दिन रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना बस आपको ये समझना जो है वो जरूरी था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग गलत ना करो, ठीक है। इसकी डिटेल्स में अक्षांश और देशांतर की एक क्लास भी आप लोग की ली गई है, उस पर आप लोग को डिटेल्स में और अच्छे से बताया गया है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी की गति जो है ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट हमारा जो है मानचित्र, उसे भी हम देख लेते हैं, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग हमारा चैप्टर 4 देख लेते हैं जो है मानचित्र, ठीक है। मानचित्र मानचित्र के 3 घटक होते हैं। जो जरूरी चीज है बस वही देखेंगे, इसमें आप लोग का उतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ये सब क्या है, तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पृथ्वी, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब जो चीज़ है वो आपके भौतिक मानचित्र में आ जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या आते हैं, राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, ये सब आपके राजनीतिक, गांव हो गया, विश्व हो गया, विभिन्न देश, ठीक है, ये सब आपके राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। ये सब उतना समझना अभी ज़रूरी नहीं है, ये सब हम एग्ज़ाम के बाद भी आराम से डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लें। जितना जल्दी हो सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना है और उसे समझ लेना है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, बस सिंपल हम यही समझेंगे। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है, ये 3 घटक होते हैं किसके, मानचित्र के।
पैमाना क्या है? पैमाना का उपयोग स्थान के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है। यानी इस स्थान, ये एक स्थान है और ये एक स्थान है, इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, इसी को मापने के लिए, इसके बीच की दूरी को मापने के लिए ही पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो पैमाने का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान के दिशा का पता लगाया जा सकता है। दिक सूचक, अब जहां आपको दिक सूचक आए यानी कि दिशा का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दिक सूचक की सहायता से क्या होता है? किसी स्थान के दिशा का क्या है? दिक सूचक। दिक यानी दिशा, ठीक है। सूचक की सहायता से किसी स्थान के दिशा, ठीक है, किसी स्थान के दिशा का पता लगाया जा सकता है। किसकी सहायता से? दिक सूचक की सहायता से। यह एक यंत्र है, मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। यानी मुख्य दिशा कौन है, इसका पता जो है किससे लगाया जाता है? किसी भी स्थान का दिशा है, याद रखिएगा, स्थान का दिशा है तो दिक सूचक के द्वारा। खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र में, यानी एक छोटा क्षेत्र है, उसमें बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, यानी बड़े पैमाने पे जो खींचा गया रेखा चित्र है वो आपका क्या होता है? वो आपका खाका होता है। क्लियर है? मानचित्र में इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें जानना जरूरी थे। बाय चांस अगर ये पूछ दे या फिर आपको कहीं भी कोई ऑप्शन में इससे रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए तो आप लोग उस ऑप्शन को समझ सको, ठीक है, कि वो क्या, किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, तो इससे एक्स्ट्रा आप लोग को चैप्टर 4 मानचित्र में कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। जो कराया जा रहा है आपकी क्लास में बस उतना ही कीजिए, काफ़ी है। ठीक है, आप लोग के लिए एनसीईआरटी की बुक्स के सारे पॉइंट्स को देख के ही, प्रीवियस ईयर को देख के ही, जो सिलेबस है उसके अनुसार ही आप लोग के लिए जो भी पढ़ाई जाएगी वो ज़रूरी रहेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा, तो जितना हो रहा है उसे ही देखिए। याद रखिएगा, पैमाना याद रखिएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी जो है उसे पैमाना, बीच की दूरी को मापने के लिए क्या होता है? पैमाने का उपयोग होता है। मानचित्र के 3 घटक है, दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, दिक सूचक स्थान की दिशा को मापा जाता है। खाका एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, एक छोटा क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर जो रेखा चित्र, ठीक है, खींचा गया जो रेखा चित्र है वो होता है खाका। क्लियर है? तो आज आपका 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास हमारी जो रहेगी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, इसे देखेंगे। ठीक है, यानी इसके बाद जो भी चैप्टर होगी वो सब इम्पोर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोग के उससे रिलेटेड जो है देखने को मिले हैं। तो आज इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।